Hello to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अपलोड हो चुका है इस चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है क्लास 12 का एवोल्यूशन चैप्टर, और इस एवोल्यूशन चैप्टर का ये 9th पार्ट है। तो आप सभी अगर मेरे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखें तो आप जाकर के देखो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेगा जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगा। और साथ में साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि इस डिजिटल एरा के टाइम में सभी बच्चे फ्री एजुकेशन को पा सकें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के पैटर्न को अंडरस्टैंड करें तो वो है, बट यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म है उसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में हम अंडरस्टैंड करेंगे एटाविज्म या रिवर्जन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अगर मैं बात करता हूँ कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या है, तो आपने कभी ना कभी कुछ इसके बारे में ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा, ज़रूर कभी ना कभी कुछ पढ़ा होगा। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में क्या अभी तक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन एक तरह का क्या है कि आपके एंसेस्टर में तो प्रेजेंट था और उसका उस टाइम पे फंक्शन भी था, लेकिन करंट के टाइम में उस ऑर्गन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन या इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे, इसी का दूसरा नाम क्या है, रूडिमेंट्री ठीक है, रूडिमेंट्री ऑर्गन। तो अगर हम बात करते हैं जैसे अपेंडिक्स या विजडम टीथ के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर अभी अपेंडिक्स जनरली क्या हो गया है, डिसअपियर हो चुका है। हमारे बॉडी में वो अभी नहीं प्रेजेंट है, लेकिन अगर हमारे एंसेस्टर के बारे में देखा जाए तो हमारे एंसेस्टर के बॉडी में क्या था, अपेंडिक्स प्रेजेंट होता था, साथ में विजडम टीथ भी थे, साथ में बॉडी हेयर्स भी था। तो अगर इस चीज़ को डिफाइन करें, इस चीज़ को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें वर्डिंग के फॉर्म में, तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वेस्टिजियल ऑर्गन are the remnant of the structure and organ which might be or might have been functional in our ancestor। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चे कि बेसिकली ऑर्गन आर द रेमिनेंट स्ट्रक्चर ऑर्गन विच माइट हैव बीन फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर में क्या था, इनका कुछ ना कुछ फंक्शन था तभी प्रेजेंट थे, लेकिन हमारे टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, डे बाय डे क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इस वेस्टिजियल ऑर्गन या रूडिमेंट्री ऑर्गन का हम एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करें कि एग्जाम्पल क्या है, तो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो अपेंडिक्स क्या है, एक तरह का रूडिमेंट्री ऑर्गन है, हमारे में अब एब्सेंट है। हमारे में वो क्या हो गया, डे टू डे टाइम में हमने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व किया तो वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो अगर हम अपेंडिक्स की बात करते हैं या विजडम टीथ की बात करते हैं तो ये सभी क्या है, अभी हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, या हमारा बॉडी पर बहुत ज़्यादा डेंस हेयर नहीं प्रेजेंट है। साथ में अगर हम बात करें तो मेमोरी ग्लैंड इन मेल बॉडी,
हमारे एंसेस्टर में मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती थी मेल बॉडी में। और अगर हम बात करते हैं निकोटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, तो निकोटेटिंग मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या थी, प्रेजेंट थी इन आई के अंदर एक मेम्ब्रेन थी जो अब क्या है, वो एब्सेंट है, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थे और उनका उस टाइम पर कुछ ना कुछ फंक्शन था, और डे टू डे टाइम के हिसाब से ह्यूमन क्या हुए, इवॉल्व हुए, टाइम के हिसाब से क्या हुआ, चेंज हुआ, और जितने भी रूडिमेंट्री ऑर्गन थे वो धीरे धीरे क्या हुए, वो एलिमिनेट हो गया बॉडी से, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हमने अंडरस्टैंड किया कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब दूसरा टर्म जो है बच्चे, अगर उसको हम अंडरस्टैंड करें तो दूसरा टर्म ये है कि इसे हम बोलते हैं एटाविज्म, या इसी को हम बोल देते हैं रीवर्जन, ठीक है। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एटाविज्म क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि एटाविज्म को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जस्ट इसका रिवर्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सपोज कोई ऐसा कैरेक्टर जो हमारे एंसेस्टर में कभी पाया जाता था, उसका सडनली क्या हो गया, रीअपियरेंस, ठीक है। तो एटाविज्म को अगर हम समझें तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं द रीअपियरेंस character in an organism that do not occur normally। चलो, तो कोई ऐसा कैरेक्टर आप बताओ that do not occur normally in a population, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज आप मेंशन कर सकते हैं, ऑफ दैट स्पीसीज। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कोई ऐसा कैरेक्टर आपको ध्यान आ रहा है जो सडनली क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो जनरली पॉपुलेशन में सभी ऑर्गेनिजम्स में अपियर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सपोज बहुत सारे न्यूली बॉर्न बेबी क्या हो रहे हैं, बर्थ हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे न्यूली बॉर्न बेबी हर टाइम किसी न किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है। तो अगर उनके बॉडी को हम अंडरस्टैंड करें तो उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा डेंस हेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 100 बच्चों में कोई एक बच्चे के बॉडी पर बहुत ज़्यादा डेंस हेयर डेवलप हो रहा है बच्चे न्यूली बॉर्न बेबी में, तो वो एक तरह का क्या है, एटाविज्म है, ठीक है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो पॉपुलेशन में अपीयर नहीं हो रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, किसी एक इंडिविजुअल में क्या हो जा रहा है, रीअपियरेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, द प्रेजेंस ऑफ डेंस बॉडी हेयर, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का एग्जाम्पल है एटाविज्म का, या आप बोल सकते हो मोर मेमोरी ग्लैंड इन मेल, ठीक है। तो जनरली मेल में क्या है, मेमोरी ग्लैंड एब्सेंट है, लेकिन सडनली क्या हो गया, मेमोरी ग्लैंड अपीयर हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एक तरह का केस का एग्जाम्पल है, एटाविज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर वेस्टिजियल ऑर्गन और एटाविज्म में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फिर से इसको एक बार डिफाइन करूँगा। लेकिन बहुत ही सिंपल टर्म है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि एटाविज्म क्या है, ठीक है। तो एटाविज्म क्या है, द रीअपियरेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट नॉर्मली अकर इन अ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी कभी कभी ऑप्शंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि एटाविज्म क्या होता है या वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। तो चलो अगला जो टॉपिक है, अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। अगला जो टॉपिक है, अगर हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें
origin and evolution in man की बात करें तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ह्यूमन के बारे में हम बात करें तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो आप सभी इसको अंडरस्टैंड करना और बहुत सारा चीज़ें आपको समझने में हेल्प भी करेगा ये। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चे कि बेसिकली इवोल्यूशन, तो हमने कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लिया था। हम जानते हैं कि 15 मिलियन ईयर एगो, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, MYA, ठीक है। तो 15 मिलियन ईयर एगो अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर हमारे सामने अर्ली मैन जो थे वो क्या थे, ड्रायोपिथेकस एंड और क्या थे, रामापिथेकस एग्जिस्ट करते थे हमारे अर्थ पर। तो एक बात तो हमेशा याद रखना कि अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 मिलियन ईयर एगो हमारे अर्थ पर किस तरह के मैन एग्जिस्ट करते थे, तो उनका नाम था ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। तो जनरली क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस किस टाइम पर अर्थ पर क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अगर मैं इसको और डिफाइन करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो अर्ली मैन में सबसे पहले आपने किसको अंडरस्टैंड किया, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। अगर हम बात करते हैं 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैन थे उनको हम बोलते हैं ड्रायोपिथेकस, और रामापिथेकस के बाद तो डी फॉर ड्रायोपिथेकस, इसके बाद कौन आए, रामापिथेकस, उसके बाद कौन आए, और ये कितनी की हम बात करें, 15 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद कौन आता है बच्चे, तो उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रालियोपिथेकस। तो उसके बाद कौन आता है, अगर मैं बात करता हूँ तो उसके बाद कौन आता है, तो ऑस्ट्रालियोपिथेकस कब आते हैं, तो बेसिकली ये आते हैं 3 to 4 मिलियन ईयर एगो के टाइम में आते हैं, ठीक है। और इनका नेचर क्या था बच्चे, तो ये एप लाइक स्ट्रक्चर्स थे। पहली बात तो कैसे थे, तो एप लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए, फिर उसके बाद कौन आया, रामापिथेकस आए, फिर उसके बाद कौन आया, ऑस्ट्रालियोपिथेकस। और ऑस्ट्रालियोपिथेकस में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक तरह के क्या थे, ओमनीवोर थे, ठीक है। एक तरह के क्या थे, ओमनीवोरस थे। इनका ईटिंग पैटर्न क्या था, ओमनीवोरस, ठीक है। और ये कैसे थे, एप लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी हाइट की, तो इनकी हाइट जनरली क्या थी, 4 फीट क्या, तो छोटे छोटे लोग, ठीक है, ठीक है, 4 फीट इनकी क्या थी, हाइट थी। और साथ में ये बाईपेडल थे। और अगर हम इनके ब्रेन की कैपेसिटी को देखें तो इनका ब्रेन का कैपेसिटी कितना था, 500 सीसी, या आप बोल सकते हो 500 क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। क्या था, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑस्ट्रालियोपिथेकस कहाँ पर अपीयर हुए थे, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में अपीयर हुए थे। कहाँ पर, ईस्ट अफ्रीका। और ईस्ट अफ्रीका में भी अगर मैं बात करूं तो इथोपिया और तंजानिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रालियोपिथेकस के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया। ये एप लाइक स्ट्रक्चर थे, ओमनीवोरस थे, इनकी हाइट जनरली 4 फीट के आसपास थी, बाईपेडल, और इनके ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, तो 500 सीसी, ठीक है। उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद आए होमो हेबिलिस। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके बाद कौन आया, होमो हेबेलिस,
ठीक है। तो होमो हेबिलिस के बारे में अगर हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले तो होमो हेबिलिस जो थे वो एक तरह के क्या थे, टूल मेकर थे। ठीक है, तो वो टूल्स बनाना स्टार्ट कर चुके थे, मतलब अपने खाने के लिए जो थे पत्थर और लकड़ियों की हेल्प से क्या बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। तो इनको आप कह सकते हो कि ये टूल मेकर थे। साथ में इनके ब्रेन में की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, 680 टू 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी, और फर्स्ट ह्यूमनॉइड थे। ठीक है, तो होमो हेबिलिस के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या है, होमो इरेक्टस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक तरह के क्या थे, जावा मैन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जावा मैन। तो होमो इरेक्टस क्या थे, एक तरह के जावा मैन, या इन्हीं को आप बोलते थे पिकिंग मैन। पिकिंग मैन, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, तो अगर मैं बात करूं तो होमो हेबिलिस के बाद कौन आए, तो होमो हेबिलिस के बाद आए होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन ईयर एगो हमारे अर्थ पर इनकी प्रेजेंस रिपोर्टेड थी। ठीक है, और साथ में क्या खाते थे, तो जनरली ये मीट प्रोडक्ट खाते थे या एग खाते थे। ठीक है, ये मीट पर पूरी तरीके से क्या थे, डिपेंडेंट थे। ठीक है, अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो सबसे पहले कौन आए, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद कौन आए, तो बेसिकली हम बात करते हैं किसके बारे में, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, उसके बाद होमो सेपियंस के बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो होमो सेपियंस और होमो सेपियंस जनरली कब आए बच्चे, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं 75,000 टू 10,000 ईयर्स की बात करते हैं, और साथ में हम होमो सेपियंस के बाद किसकी बात करते हैं, होमो सेपियंस क्रोमैगन्स। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं होमो सेपियंस जो हम क्या हैं, हम खुद हैं। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन जो है हम अंडरस्टैंड करें मैन ह्यूमंस के बारे में, और अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशंस को हम और अंडरस्टैंड करें तो होमो सेपियंस जो थे वो जनरली 75 टू 10,000 ईयर्स के आसपास थे, और साथ में अगर हम इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो ये केव पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, मीन्स ये कैरेक्टर्स आ चुके थे। ये एग्रीकल्चर्स करने लगे थे, एग्रीकल्चर्स मीन्स खाने के लिए क्या करने लगे, खेती करने लगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन, क्रोमैगन्स, ठीक है, नीदरलैंड्स मैंस के बारे में बात करते हैं, तो सभी मैंस यहीं पर आते हैं बच्चे होमो इरेक्टस के बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है क्या, मॉडर्न मैन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जिसमें हम बात करते हैं होमो सेपियंस के बारे में बात करते हैं, नीदरलैंड्स की बात करते हैं, क्रोमैगन्स मैंस की बात करते हैं, और साथ में हम अंडरस्टैंड करते हैं होमो सेपियंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चे कनेक्ट होने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे आपके बायोलॉजी के कंटेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।